तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है कितनी तारीख, 4 जून, और 4 जून के शाम के बजने वाले हैं 5। तो मतलब मैं पहले ही वीडियो डाउनलोड कर देती हूँ जितना हो सकता है, बिकॉज जिस दिन मैं शाम का वेट करती हूँ मेरी न्यूज़ नहीं बन पाती, तो उस दिन क्या होता है, मोस्टली लेट हो जाता है, 5:15 5:30 हो जाता है। तो आज मेरे पास न्यूज़ आ गई थी तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। तो आपको शाम को 5 बजे ये करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज न्यूज़ सारी इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने 5 क्वेश्चन लिए, पांचों के पांचों हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की न्यूज़ बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे बड़े इंपॉर्टेंट लगे, बनाने में मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा और यूज़फुल भी रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा पर्सनैलिटी रिलेटेड है। आचार्य ऋषभ चंद्र सूरीश्वर, ये दोस्तों इनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। तो पहले शायद अपन ने नाम नहीं सुना, बिकॉज हम लोग ये जो जैन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, जैन धर्म में होते हैं ये सूरीश्वर और आचार्य। तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी इन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं। कोविड अस्पताल भी अभी चला रहे थे और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रहे। तीनों पेपर में इनकी खबर आई है, तो मुझे इसको कवर करना ज़रूरी लगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बचपन से कौन थे और फिर कैसे मतलब अभी क्या इनका योगदान था। तो संत मानव सेवा के मसीहा और जीव दया के प्रेमी परम पूज्य आचार्य देवेश श्री ऋषभ चंद्र सूरी जी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहली खबर तो ये है कि कोरोना से उनकी मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। श्री ऋषभ चंद्र सूरी जी का नाम मोहन कुमार था, उनका रियल नेम दोस्तों मोहन कुमार था। और उनका जन्म 3 जून 1957 को सियाना राजस्थान में मगराज और रावती के यहाँ हुआ था। दोस्तों ये पर्सनैलिटी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हालांकि अभी ये इंदौर में थे और इंदौर में ही इनका मतलब पूरा जो ज़िंदगी बीती है मोस्टली वहीं पे बीती है। लेकिन दोस्तों इनका जो मूल है वो राजस्थान से है, राजस्थान में जन्मे हैं, इसलिए हमारे लिए ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तीनों चारों पेपर में इनकी न्यूज़ आई है तो है तो बड़े ही, और फिर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि जैन हो गया, मुस्लिम हो गया, इनमें कोई अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का देहांत होता है या चर्चा में रहती है तो उनसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है ना। तो 3 जून 1957 को सियाना राजस्थान में मगराज और रावती के यहाँ पे निधन हुआ था। जिस दौरान मोहन कुमार 4 महीने के थे, उस दौरान उनके पिता मगराज जी का तो निधन हो गया था और उनकी माँ धार्मिक और तपस्वी थी। इसके चलते वे बचपन में ही ऋषभ चंद्र सूरी जी को, आचार्य विद्याचंद्र सूरी जी को उन्होंने समर्पित कर दिया। दोस्तों आपको पता है जैन धर्म में जो लोग मतलब अच्छे से उस धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग थोड़े से मतलब जैन धर्म थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। उसमें हमने देखा होगा कि जवान जवान से लोग ही साधु बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को साधु बना देते हैं, है ना। तो ये सब चलता है। तो इसी के चलते दोस्तों इनकी माँ ने भी, बिकॉज वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इनको आचार्य विद्याचंद्र सूरी जी को समर्पित कर दिया था। धर्म में अधिक रुचि होने के चलते माँ भी साध्वी बन गई। फिर मतलब इनको तो दे दिया गुरु को और फिर खुद भी वो साध्वी बन गई थी। श्री ऋषभ चंद्र सूरी जी विद्याचंद्र के साथ अनेक स्थानों पर विहार कर युवा हुए, मतलब उन्हीं के आश्रम में पले बड़े, विद्याचंद्र जी के आश्रम में ही। उसके बाद उन्होंने मोहनखेड़ा तीर्थ पर ही दीक्षा ली है। जो विद्याचंद्र जी है ये मोहनखेड़ा में रहते हैं और मोहनखेड़ा वर्तमान में इंदौर में है ना। वहीं पे इन्होंने दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के कुछ ही समय पश्चात विद्याचंद्र सूरी जी का देवलोक गमन हो गया और उसके बाद गुरु भाइयों के साथ ऋषभ चंद्र सूरी जी ने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने आचार्य हेमेंद्र सूरीश्वर जी से भी शिक्षा ली। अब आज 3 जून को उनका जन्मदिन भी है और आज के ही दिन उनका निधन हो गया है और यह बहुत अचरज की बात है दोस्तों। 3 जून को ही इनका बर्थडे था और 3 जून को ही इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों इनका पूरा जीवन वहीं पे मतलब यहाँ पे ही बीता है। जो विद्याचंद्र सूरी जी इनके गुरु हैं और इन्होंने यहाँ पे ही इन्हीं के आश्रम में मोहनखेड़ा में ही शिक्षा दीक्षा ली और फिर वहीं पे आचार्य बन गए। मोहनखेड़ा तीर्थ में वर्तमान में 300 बेड वाले कोविड नहीं है यहाँ पे, कोविड केयर सेंटर की कमान आचार्य जी खुद ही संभाल रहे थे। जब से दोस्तों कोविड फैला है तो मोहनखेड़ा आश्रम में इन्होंने 300 बेड वाला आश्रम जो कोविड केयर डेडिकेटेड अस्पताल बनवाया था और जो मतलब समाज सेवा है वो वहाँ पे कर रहे थे। तो उससे हमें पता चलता है कि मतलब कितनी ज़्यादा समाज सेवा की भावना होती है इन लोगों में। और इसी कारण दोस्तों की ज़िंदगी में ये कुछ ऐसा करके जाते हैं, जब ये मतलब इनका निधन होता है तो पूरी दुनिया इनको याद करती है ना। तो ऐसा ही ज़िंदगी में मतलब खुद के लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की जो भावना होती है दोस्तों वो हम सब लोगों में नहीं होती है, लेकिन जिनमें होती है वो ही दुनिया में असली नाम कमा के जाते हैं। लाइक कलाम साहब को हम देख सकते हैं
मुझे तो आइडियल के नाम से सिर्फ कलाम सर ही याद आते हैं। उन जैसा पर्सन मैंने मतलब ज़िंदगी में इतने सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, इवन मैंने गांधी जी की भी पढ़ी है और जवाहरलाल नेहरू जी की पढ़ी है, कलाम सर की पढ़ी है, तो मुझे आज तक सबसे जो शानदार लगती है वो कलाम सर की ही लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो भगवान के रूप में हमारी धरती पे आए थे सच में। मतलब इतना प्योर सोल भी हो सकती है किसी की, ये उनको देख के पता चलता है। ठीक है दोस्तों, एक विनोद दुआ मामला चल रहा है, तो विनोद दुआ मामला अपन लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। मुझे लगा था मैं आपको 100 शब्दों वाला क्वेश्चन इसके लिए बना दूंगी, बिकॉज दोस्तों लेकिन 100 शब्दों वाला तो मैं बना दूंगी, या तो कल सुबह ही 100 शब्दों वाला इसी पे ले आऊंगी, इसी मामले पे। तो विनोद दुआ वाला मामला हमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि विनोद दुआ मैटर क्या है। और दोस्तों इस इन पे जो केस केस चल रहा है सेडिशन का, है ना, सेडिशन मतलब राजद्रोह का जो केस चल रहा है, वो राजद्रोह की 124 धारा 124 दोस्तों बहुत चर्चा में रहती है। हम लोगों ने भी हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी करी थी धारा 124 पे, क्योंकि हमेशा ही चर्चा में रहता है। और पिछले 5-6 सालों में तो सेडिशन के केस, राजद्रोह के केस हमारे यहाँ पे हर किसी पे लगाए गए हैं, इसलिए यह जो धारा है वो अक्सर चर्चा में रहती है। अंग्रेजों के ज़माने की धारा है, इस पे मैं आपको 100 शब्दों का क्वेश्चन बना के दूंगी, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, तीन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पढ़ लेते हैं। एक विनोद दुआ मामला हुआ है दोस्तों, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक जो वो है जजमेंट आ गया है, तो वो जजमेंट है क्या और क्या मामला था वो हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, एक पत्रकार थे दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस को रद्द कर दिया गया है। विनोद दुआ एक पत्रकार थे जिन पे सेडिशन राजद्रोह का केस लगाया गया था, जिसको अभी रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मामला हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया है। दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल 2020 में दर्ज किया था। ठीक है, तो कहाँ केस दर्ज हुआ था उनके खिलाफ? हिमाचल प्रदेश पुलिस में। मामला चला कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट में। कब? 2020 में दोस्तों मामला दर्ज हुआ था। ये मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था जो उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी। अब दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा है कि देखिए बात किसी सरकार की नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस। हम प्रशासक बनने वाले हैं, या प्रशासक जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम बनना चाहते हैं, आप यही मतलब फील किया करो कि आप वही हो इस वक्त। जैसे कि हम एक आईएएस अधिकारी हैं और हमेशा हमारे जीवन में 5-5 साल के लिए सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी 65 साल तक करनी है। तो हम दोस्तों स्थायी कार्यपालिका है, और जो ये अस्थायी कार्यपालिका है मतलब सरकारें हैं, 5 साल के लिए बीजेपी, 5 साल के लिए कांग्रेस, राजस्थान में तो ये दो चलती है, ये आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो हमें अपनी ड्यूटी किसके लिए समर्पित करनी है? अपने कर्तव्यों के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए। तो हमें किसी भी पार्टी का सपोर्ट कभी नहीं करना है। आज से ही अपनी ये धारणा बना लीजिए कि हम नहीं कट्टर हैं किसी भी पार्टी के लिए। कोई भी पार्टी दोस्तों, ऐसे सभी पार्टी अच्छी होती है और ऐसे सभी पार्टी बुरी भी होती है ना। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए करती है। और पॉलिटिशियंस तो दोस्तों आपको पता ही है कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं लोगों का। बहुत कम लोग होते हैं जो प्योर ईमानदार होते हैं और सच में दुनिया का भला करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स अच्छों को भी थोड़ा ख़राब तो कर ही देती है। ठीक है, तो दोस्तों हम किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उस पे दोस्तों राजद्रोह का मामला लगा दिया जाता है। और वो भी कोई, जैसे कि आप कई बार तो इवन यहाँ तक हुआ है कि फेसबुक पर किसी ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी लिख दी और उस टिप्पणी के खिलाफ उसे जेल ले जाया गया राजद्रोह का आरोप लगाकर। ठीक है, और ठीक है, ये तो सिंपल पर्सनस के साथ होता है। जो बड़े बड़े पर्सनस होते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज होते हैं, अब विनोद दुआ जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, ये उम्रदराज पत्रकार, इन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो छोड़ा था जिसमें इन्होंने कोविड को लेकर सरकार की बुराई करी थी कि भाई सरकार विशेष प्रयास कुछ कर नहीं रही है। और ये आप वीडियो देख सकते हो, जो भी वीडियो है इनका, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें दोस्तों बस इन्होंने की क्या थी, सरकार की बुराई करी थी। अब सरकार की बुराई के लिए इन पे राजद्रोह का केस लगा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये राजद्रोह का केस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसमें बेल भी नहीं मिलती है कुछ दिन तक, तो है ना।
तो दोस्तों यही एक वीडियो इन्होंने डाला था यूट्यूब पे, और उसमें इसमें केंद्र सरकार की इन्होंने बुराई करी थी, लॉकडाउन की आलोचना करी थी मतलब। और उस टाइम पे लॉकडाउन की आलोचना बहुत सारे लोगों ने करी थी, लेकिन केस लगा दिया जाता है कईयों पे, ठीक है। फैसला जस्टिस यू ललित और विनीत सरन जी की बेंच ने सुनाया है। अभी ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। बेंच ने कहा है कि हम एफआईआर और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं। हर पत्रकार केदारनाथ फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार होगा। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इन पे जो भी एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी केस इन पे चल रहे हैं उसको हम रद्द कर रहे हैं। हर एक पत्रकार, केदारनाथ मामला आया था 1962 में, केदारनाथ फैसला दिया था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार। उस फैसले के तहत हर एक पत्रकार को हम ये अधिकार देते हैं कि वह सरकार की बुराई कर सकता है। सरकार की बुराई करना राजद्रोह नहीं है दोस्तों। राजद्रोह का असली मीनिंग क्या होता है? राष्ट्र के प्रति कोई ऐसा काम करना जिससे राष्ट्र के विखंडित होने की संभावना हो। जैसे हम भारत माता को खड़े होकर गाली दे रहे हैं, हम अपने तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे झंडे को जला रहे हैं, या फिर हमारे राष्ट्र को अलग करने की बात कर रहे हैं, अलगाव की भावना फैला रहे हैं, या फिर किसी को आतंकवादी बना रहे हैं, खुद आतंकवादी जैसी घटनाएं कर रहे हैं, है ना, वो होता है राष्ट्रद्रोह है, ठीक है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रद्रोह की परिभाषा कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखी गई है। ये राष्ट्रद्रोह जो था अंग्रेजों के ज़माने में लाया गया था कि कोई भी सरकार की बुराई करेगा तो उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये उस टाइम का कानून अब तक चल रहा है, और इसे किसी भी सरकार ने, हम यहाँ पे बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस कितनी सरकारें आई और गई, किसी भी सरकार ने नहीं बदला, और हर सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वालों का दमन करने के लिए इस धारा का उपयोग किया है, इस कानून का उपयोग किया है ना। तो यहाँ पे सरकार ने फैसला चलाया है कि केदारनाथ फैसले के तहत हर एक पत्रकार सुरक्षित है। अब आगे हम ये भी देखेंगे वो केदारनाथ फैसला था क्या। एफआईआर में इन पे आरोप यह लगाया गया था कि विनोद दुआ शो के दौरान पत्रकार ने जो टिप्पणी की थी वो सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली थी और शांति को भंग कर रही थी। आरोप यह था कि वही वो सांप्रदायिक नफरत फैला रही थी और शांति को भंग कर रही थी। वास्तव में अगर ऐसी कोई टिप्पणी होती है तो ज़रूर उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला लगता है। अगर आप खड़े होकर सांप्रदायिकता फैला रहे हो, हिंदू मुसलमानों को भड़का रहे हो, तो बिल्कुल आपके खिलाफ में राजद्रोह का मामला लगेगा। अगर आप शांति भंग करवाने का, लोगों को दंगा करने के लिए उकसा रहे हो, तो बिल्कुल राजद्रोह का आरोप लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये जबरदस्ती के मामले इनके लगाए गए थे। दुआ का ये शो 30 मार्च 2020 को स्ट्रीम हुआ था और बीजेपी नेता अजय श्याम की शिकायत पर दुआ के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो दोस्तों मामला हुआ कब था? 30 मार्च को उनका शो आया था। ये 30 मार्च को मतलब उनका शो दिखाया गया था यूट्यूब पे, और उसके खिलाफ बीजेपी नेता थे अजय श्याम, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके खिलाफ उन पे राष्ट्रद्रोह का केस लगा था। विनोद दुआ के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124A, यह है दोस्तों राजद्रोह 124A। इस धारा को कभी मत भूलना क्योंकि ये बहुत चर्चा में है ना। इसके खिलाफ तो सेडिशन का मामला लगा था, सेडिशन। और सेक्शन 268 सार्वजनिक उपद्रव, सेक्शन 501 अपमानजनक चीज़ें छापना, सेक्शन 505 सार्वजनिक शरारत करने का इरादा के आरोपों में केस हुआ था। तो इतनी सारी धाराएं नहीं याद करनी है, लेकिन 124A कभी नहीं भूलना है, क्योंकि 124A पे मैं 100% लिख के दे रही हूँ। किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा इस बार मेंस में, है ना, क्योंकि आईएएस में बहुत बार पूछे गए इस पे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। दुआ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भ्रामक जानकारी और झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 1897 का, उसके तहत ही कोरोना की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो उसके तहत ही बनाई जा रही है, लॉकडाउन वगैरह। तो इन पे ये भी आरोप लगा था कि ये इस एक्ट के खिलाफ सरकार, इस एक्ट के तहत सरकार काम कर रही है, इस एक्ट के खिलाफ लॉकडाउन लगाया और ये इस एक्ट के खिलाफ भ्रामक जानकारी लोगों में फैला रहे हैं। ये भी आरोप इन पे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि 1962 का केदारनाथ केस क्या था। कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस का हवाला देकर दुआ को दोषमुक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ सिंह के फैसले के अनुसार हर पत्रकार की रक्षा की जाएगी। सरकार पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं है। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य जो 1962 का केस था उसमें यह बोला गया था कि सरकार पर टिप्पणी करना राजद्रोह नहीं होता है। सरकार की पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम बड़ाई भी कर सकते हैं, और सरकार की जो चीज़ हमें नहीं पसंद आती है, कोई नीति नहीं पसंद आती है, तो हम उसकी बुराई भी कर सकते हैं, बिकॉज हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और हमें हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार है। हम कोई दंगा नहीं करवा रहे, हम कोई लड़ाई नहीं करवा रहे, हम कोई सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे, हम सिर्फ सरकार की अच्छाई और बुराई बता रहे हैं, और बिल्कुल बतानी भी चाहिए। इसी से
तो क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट पे दबाव आता है और गवर्नमेंट अच्छे काम करती है ना। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेना चाहिए सरकार को। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या हिंसा बढ़ाने के तत्व मौजूद हो। तो दोस्तों ये जो केस है ना, अगर राजद्रोह आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में, अगर पूछा जाए आरएएस मेंस में, तो केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 केस आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, शानदार आंसर बनेगा। और इसमें यह भी बताना है कि सर इस केस में ये बोला गया था कि सरकार पे या प्रशासन पे किसी भी तरह का कमेंट करना राजद्रोह नहीं होगा। राजद्रोह वह वक्तव्य होगा जिसका उद्देश्य हिंसा फैलाना हो या फिर हिंसा को बढ़ाना हो। ठीक है, तो ये राजद्रोह नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये था। और बाकी राजद्रोह पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले आऊँगी कि राजद्रोह 124A कैसे आया था, फिर इसके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और इसमें क्या अब सुधार की ज़रूरत है, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। भारत में पेट्रोलियम को सस्ता करने के लिए दोस्तों सरकार एक नीति ला रही है। हमने कल परसों पढ़ा था कि पेट्रोलियम बहुत महंगा होता जा रहा है। तो दोस्तों पेट्रोलियम को सस्ता करने के लिए एक नीति लाई जा रही है। इस नीति के तहत क्या होता है कि पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाने की एक पॉलिसी लाई गई थी हमारे यहाँ पे। उसमें कुछ लक्ष्य तय किए गए थे और उन लक्ष्यों को अब चेंज किया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा पेट्रोलियम को सस्ता करने के लिए उसमें एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य 2022 तक 10% था और एथेनॉल के मिश्रण 10%, एथेनॉल का 10% लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और 2030 तक इसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों 2022 तक सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला लेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, पेट्रोलियम की खपत कम हो जाएगी। ठीक है, अभी मान लो 100 का 100 पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं 100%, उसमें 10% में कोई और चीज़ मिला रहे हैं तो हमें 90% ही पेट्रोल खरीदना पड़ेगा ना। ठीक है, और इस लक्ष्य को 2030 तक 20% बढ़ाना था कि अभी 2022 तक हम 10% इथेनॉल मिलाने लग जाएंगे और 2030 तक इसे 20% मिलाने लग जाएंगे। वर्तमान में 2030 के बजाय जो 2030 का 20% का लक्ष्य था ना, इसे 2025 ही कर दिया है सरकार ने। ये इसमें चेंजेस किए गए हैं कि अब 2025 तक ही हम 20% लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस अभी इसमें कर दिए दोस्तों। इथेनॉल पॉलिसी मुझसे भी पूछी गई थी मॉक में, तो आप भी याद कर लेना कि, और क्लीन एनर्जी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इथेनॉल थोड़ा सा कम प्रदूषित करता है ना, उसमें कार्बन एमिशन भी कम होता है ना, तो ये चीज़ भी आप याद कर लेना। और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं मेंस में हमेशा, ये तो गारंटी है, तो उसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इथेनॉल की। आखिर इथेनॉल होता क्या है। तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अकेला इथेनॉल यूज़ नहीं करते, उसको पेट्रोल में मिला लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल का उत्पादन यूँ तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है दोस्तों। गन्ने का जो वेस्टेज बच जाता है ना, उससे इथेनॉल बनाते हैं, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जाता है। और भी दोस्तों जिनमें थोड़ी सी शर्करा निकलती है उनसे भी इथेनॉल तैयार किया जाता है, जैसे कि चुकंदर से भी किया जाता है और शायद जो भी होता है उससे भी किया जाता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष, इथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र बनाने में, फल की सुगंध में और फल की सुगंधों का निष्कर्ष और अन्य प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाने में इस तरह का इसका उपयोग होता है। तो अगर आपसे इथेनॉल पूछ लिया जाए 5 शब्दों में, तो पहला उपयोग तो वही लिखेंगे हम, पेट्रोल में मिक्स करने में, है ना। बाकी सारे इसके उपयोग में वार्निश करने में, पॉलिश करने में, दवाओं के घोल में, इथर क्लोरोफॉर्म बनाने में, कृत्रिम रंग बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, फलों में सुगंध डालने में, इन सब चीज़ों में इथेनॉल का उपयोग होता है। ठीक है, पीने के लिए विभिन्न मदिराओं के रूप में और घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में और प्रयोगशाला में घोलक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, पीने में, औषधियों में यह डाला जाता है और मरे हुए जीवों को संरक्षित करने में भी इथेनॉल का उपयोग होता है। तो ये सारे इथेनॉल का उपयोग है। अगर इथेनॉल के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये सारे उपयोग इसके बारे में लिख सकते हो। इथेनॉल के इस्तेमाल में
30% कार्बन मोनोऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। जैसे कि सिर्फ हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बजाय दोस्तों 35% कार्बन एमिशन कम हो जाएगा इथेनॉल का इस्तेमाल करने से। और इसके अलावा इथेनॉल के इस्तेमाल से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी भी आती है। अगर भारत की बात करें, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी मांग का 85% या विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। तो दोस्तों आज हम विश्व में थर्ड मेंबर है जो सबसे ज़्यादा तेल आयात करते हैं, और इसके लिए हम लगभग 85% तेल विदेशों से ही आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप अब ये बताइएगा कि भारत किस टॉप 2 बता दीजिए कि वो पहले 2 देश कौन से हैं जिनसे भारत पेट्रोल इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल भारत पहला कौन सा देश है जिससे इंपोर्ट करता है, और दूसरे नंबर का कौन सा देश है जिससे इंपोर्ट करता है, तो ये आप बता दीजिएगा। एक दोस्तों रैंकिंग आई है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बाय द वे अगर आपने आईआईटी वगैरह करी है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं ना, तो उनके लिए है ये क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा है। तो अगर दोस्तों भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की बात करते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालयों ने 2021 में इस रैंकिंग में टॉप 100 में दोस्तों इंडिया के 3 विश्वविद्यालय आए हैं। ठीक है, और टॉप 200 की बात करें तो इसमें हमारे 18 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो दोस्तों 37वें स्थान पे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सबसे ज़्यादा, मतलब भारत में पहला स्थान है, और ऑल वर्ल्ड में इसका 37वां स्थान है। और इसके अलावा आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर टॉप 100 में है। तो दोस्तों आईआईटी रोपड़ मतलब अलग 56वां ऐसे कुछ है, और एक इंदौर का भी आया है अंडर 100, है ना, ये 3 है। तो आप ये बताइए, कल परसों मैंने आईआईटी रोपड़ के बारे में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये इस चीज़ का आविष्कार आईआईटी रोपड़ ने किया है। अब आप पीछे जाके न्यूज़ नहीं देखेंगे, आप ये बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ थी जिसका निर्माण आईआईटी रोपड़ ने किया है। मैंने कईयों बार बताई थी वो चीज़ कि ये आईआईटी रोपड़ द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखती हूँ किसको याद है, कौन रिवीजन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जिसने रिवीजन किया होगा उसको तो तुरंत याद आ गया होगा। एक दोस्तों कोरोनिल दवा वो चर्चा में है, तो वो कोरोनिल दवा थोड़ी सी, मतलब जिसको नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि कोरोनिल क्या है। तो दोस्तों कोरोनिल भी एक दवाई है जो कोरोना के लिए यूज़ की जाती है। तो ये पतंजलि जो कंपनी है रामदेव बाबा की, उसके द्वारा ये दवा निर्मित की गई है और कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई है। अब चर्चा में क्यों है दोस्तों, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस दवा पर भ्रामक प्रचार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। दिल्ली जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने कहा है कि रामदेव बाबा की ये दवा इतनी भी प्रभावकारी नहीं है और इसका भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों ये दवा पहले भी चर्चा में थी, जनवरी में भी। पूछो क्यों उस टाइम पे दोस्तों रामदेव बाबा ने ये दवा निकाली कोरोनिल, और पेपर में ये चर्चा में जब भी आई थी, पेपर में इसका ऐड जो आ रहा था टीवी में, पेपर में इस तरह से आ रहा था कि कोरोना से पाए चुटकियों में मुक्ति, ऐसे कुछ करके, और ये कोरोनिल दवा ऐसे कुछ करके ऐड आ रहा था इसका। तो दोस्तों वो उस ऐड को ऐसे बताया गया, भाई मरने वाली महामारी है, आप इस टाइम पे एक दवा, मतलब दुनिया का कोई वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहा है, और आपने इस तरह की एक दवा बना दी कि इस दवा में श्योरिटी दे रहे हो आप 100% कि कोरोना ठीक हो जाएगा, है ना। पहली बात तो इस जो ऐड था इस पर आपत्ति दर्ज की गई, और दूसरी बात कि जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो सामने आया कि भाई रामदेव बाबा तूने हमसे तो परमिशन ली नहीं, ऐसे ही कैसे दवा मार्केट पे निकालती। जैसा कि मैं आप सबको बताती हूँ कि हमारे इंडिया में कोई भी दवा लॉन्च होती है, वैक्सीन लॉन्च होती है, तो लास्ट परमिशन डीसीजीआई ही देता है। ठीक है, तो डीसीजीआई की परमिशन के बिना हमारे यहाँ पे कोई भी दवा लॉन्च नहीं हो सकती। तो रामदेव बाबा से बोला गया कि भाई आपने कैसे लॉन्च कर दी दवा, डीसीजीआई खुद सामने आया कि आपने लॉन्च कैसे कर दी, हमसे पूछा या परमिशन ली या टेस्ट करवाया आपने, है ना। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने आपत्ति जताई कि भाई ये बिना टेस्ट के दवा मार्केट में निकाली गई है, अपने ही प्रयोगों पे आधारित। ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये लोगों पे हानिकारक असर भी कर सकती है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों में तो मतलब ठीक है असर करती है, हम पता है रामदेव बाबा की सारी चीज़ें असर करती है, और रामदेव बाबा का जो योग और मेडिटेशन है दोस्तों सबसे ज़्यादा असर वो करता है। ठीक है, और दवाओं में भी वो घरेलू औषधि यूज़ करते हैं जो हमारे परंपरागत जो दादा दादी किया करते थे वही तो करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें ओब्वियसली उपयोगी होती हैं, लेकिन वो उस टाइम पे उपयोगी होती है जब मरीज गंभीर नहीं हो। अगर एक कोरोना से रिलेटेड गंभीर
गंभीर मरीज है उस टाइम पे कोरोनिल दवा काम नहीं करेगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि रामदेव बाबा का बयान आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं सारे खराब हैं। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को देखा है, लगभग उन्होंने शायद 150-200 का नाम लिया है, जो कि कोरोना के दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे जो एलोपैथी के सारे डॉक्टर्स हैं वो रामदेव बाबा के विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर्स पे ऐसा इल्ज़ाम, दोस्तों वो भी उस घड़ी में जिस घड़ी में हमारे डॉक्टर हमारे लिए भगवान बन के उभर रहे हैं, उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि जो डॉक्टर हैं वो इलाज नहीं करते हैं और वो लोगों को मार रहे हैं, वो कोरोना का इलाज नहीं कर रहे हैं। कोरोना का इलाज तो मेरे पास है और मैं अपनी दवाइयों, योग और मेडिटेशन के द्वारा उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों सभी डॉक्टर्स ने ये बोला कि हम ना आपकी दवा का, ना आपकी मेडिटेशन का और ना ही योग का भ्रामक प्रचार मान रहे हैं, मतलब इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर तो खुद कह रहे हैं जिसको कोरोना हो रहा है उनके ट्रीटमेंट में पहली चीज़ एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन ही लिखते हैं कि आप अगर ये चीज़ करोगे आपका माइंड सॉलिड हो जाएगा। जब आपका माइंड सॉलिड है कोई भी बीमारी आप पे हावी नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि बिना दवाई के ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ ठीक हो जाए। रामदेव बाबा ठीक हो गया वो ठीक है, लेकिन हर मरीज़ ठीक हो जाए ये नहीं है ना। और दूसरी बात कि भाई ठीक है आप लोग सही कर रहे हो, लेकिन आप हमारे पेशे को क्यों आपने ख़राब बताया। एलोपैथी दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताई है, तो क्या उन डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाना ठीक है? क्या उस एलोपैथी को बुरा बोल देना, गलत बोल देना ठीक है? तो बिल्कुल गलत नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए रामदेव बाबा ने माफ़ी भी मांगी और तब से डॉक्टर सारे नाराज़ हैं। इस मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने फिर से इनकी दवा पे इल्ज़ाम लगाया कि ये दवा ठीक नहीं है और इसका भ्रामक प्रचार रामदेव बाबा कर रहे हैं। रामदेव बाबा भी थम नहीं रहे हैं दोस्तों, वो भी डॉक्टर्स को लेकर इधर उधर के कभी सत्यमेव जयते के एपिसोड का कोई वो डाल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है कि आयुर्वेद भी अच्छा है और एलोपैथी भी अच्छी है, लेकिन आयुर्वेद तब अच्छा है दोस्तों कि हमारे कोई सिंपल बीमारी हो और हम उसका धीरे धीरे इलाज करवा सकते हैं, तो हम आयुर्वेदिक चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे हार्ट अटैक आया है तो हम रामदेव बाबा के पास जाएंगे, थोड़ी बचा लेगा, उसके लिए डॉक्टर ही बचाएगा ना। तो कोई गंभीर बीमारी जिसके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत है उसके लिए हमें एलोपैथी ही चाहिए है। दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों होम्योपैथी एलोपैथी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे सर दर्द रहता है तो सर दर्द के लिए हम एलोपैथी में जा सकते हैं कि भाई ठीक है धीरे धीरे आराम आ जाएगा, और धीरे धीरे एलोपैथी हो सकता है उसे पूरी तरह से सही भी कर दे, है ना। होम्योपैथी जो है रामदेव बाबा टाइप्स जो है वो सही भी करते हैं, लेकिन हर चीज़ का इलाज भी इसमें संभव नहीं है एलोपैथी में, है ना, होम्योपैथी में। तो एलोपैथी भी बहुत ज़रूरी है आजकल, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का अलग इम्पोर्टेंस है, किसी को भी नीचा दिखाना कहीं भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। इस आयुर्वेदिक दवा को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मुलेठी समेत कई चीज़ें जैसे कि गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासारी का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि गिलोय में पाए जाने वाले टिनोस्पोराइड और अश्वगंधा में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल तत्व श्वासारी के रस के प्रयोग से इस दवा का निर्माण हुआ है। तो अगर कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है इस चीज़ में तो वो अगर इंटरव्यू में पूछी जाए ऐसी चीज़ें तो वो बता सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपके ऐसे वीडियोस मदद कर रहे हैं आपके तैयारी में तो दोस्तों बने रहिए, चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।